आज का टॉपिक है हमारा प्लूरल इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है कि बॉडी की किसी कैविटी या टिश्यू के अंदर असामान्य रूप से फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, जबकि प्लूरल का मतलब होता है प्लूरा, जो लंग्स की जो कवरिंग होती है वो। तो सिंपल है कि ये एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी जो होती है उसके अंदर असामान्य रूप से अत्यधिक मात्रा में फ्लूइड का कलेक्शन होना या जमाव हो जाना, उसी कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। प्लूरल कैविटी मेनली क्या होता है, लंग्स जो है उसकी आउटर कवरिंग होती है जो कि सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसमें दो लेयर होती है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा जो होती है उसकी जो सेल होती है वो एक फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, उसी को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और इसकी जो रेट होती है वो होती है 0.6 ml पर आवर के हिसाब से होती है। और टोटल अमाउंट जो फ्लूइड होता है वो होता है इसमें 5 से 15 ml होता है, जो कि कम मात्रा में होता है। ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो क्या लुब्रिकेंट का काम करता है, मतलब लुब्रिकेशन का काम करता है। और ये क्या करता है कि लंग्स जो है उसके इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान जो मूवमेंट होती है, उस दौरान मूवमेंट के दौरान जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, का काम करता है, मतलब एक तरह से फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। इसी फ्लूइड जो है उसकी बहुत ही कम मात्रा जो होती है उसकी जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है या अत्यधिक इसका जमाव हो जाता है, तो उसी कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन जो है वो कहा जाता है। अब ये प्लूरल इफ्यूजन जो होता है उसके कई टाइप होते हैं, वो डिपेंड करता है फ्लूइड जो है वो किस प्रकार का है। यदि सीरस फ्लूइड होता है तो उसको हाइड्रोथोरैक्स कहा जाता है, मतलब हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, थोरैक्स मतलब लंग्स होता है। तो सीरस फ्लूइड या वाटर जो है उसका अगर कलेक्शन हो जाता है तो उसको हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। एक हीमोथोरैक्स होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड और थोरैक्स मतलब लंग्स। तो कैविटी के अंदर यदि ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हीमोथोरैक्स कहा जाता है। एक पायोथोरैक्स होता है, पायो का मतलब होता है पस होता है, थोरैक्स मतलब लंग्स। यदि पस का कलेक्शन हो जाता है तो उसको पायोथोरैक्स कहते हैं, जिसको एम्पाइमा के नाम से भी जाना जाता है। एम्पाइमा के ऊपर सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। एक न्यूमोथोरैक्स होता है, न्यूमो जो होता है उसके लिए एयर के लिए यूज़ किया जाता है, थोरैक्स मतलब लंग्स। तो यदि एयर का कलेक्शन हो जाता है, एयर इकट्ठी हो जाती है, तो उसको न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। ये तो हो जाएंगे इसके टाइप। अब बात करते हैं अपन प्लूरल इफ्यूजन, जो उसके कॉज के किन कारणों से होता है। तो प्लूरल इफ्यूजन के अंदर मेनली फ्लूइड का कलेक्शन होता है, और ये फ्लूइड जो है वो दो तरीके से आता है। एक तो ट्रांसुडेटिव होता है और एक्सुडेटिव होता है। ट्रांसुडेटिव के अंदर मेनली वाटरी फ्लूइड होता है, जबकि एक्सुडेटिव के अंदर प्रोटीन रिच जो फ्लूइड होता है वो होता है। इसके जो कारण होता है फ्लूइड इकट्ठा होने के, वो एक तो हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर के कारण से विनस ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसके कारण से ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाता है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, उसके कारण से वहाँ पर रिलीज हो सकता है। एक न्यूमोनिया जो होता है उसके कारण से हो सकता है कि न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर एक्सुडेशन होगा और उसके कारण से फ्लूइड जो है उसका सिक्रेशन होगा। एक ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शन के कारण से होता है, तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होंगे और उसके कारण से भी हो सकता है। एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसके कारण से हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है किडनी की डिसीज़ होती है, इसके अंदर बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है उसकी कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी होने के कारण से ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और उसके कारण से भी वहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन जो है वो हो सकता है। एक कनेक्टिव टिश्यू डिसीज जो है या कोलेजन डिसीज जो है वो उसके कारण से हो सकता है। एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो हो जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण से भी विनस ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा, और उसके कारण से भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, और उसके कारण से हो सकती है कंडीशन। एक न्यूप्लास्टिक ट्यूमर है, तो ट्यूमर के कारण से भी वहाँ पर क्या होगा, सिक्रेशन जो है बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। एक सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में हो सकता है कि सिरोसिस कंडीशन में क्या होगा कि एल्बुमिन जो है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, और उसके कारण से ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा, और उसके कारण से भी हो सकता है। एक रीनल फेलियर या एंड स्टेज ऑफ किडनी डिसीज की कंडीशन में हो सकता है। रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो बॉडी में रिटेन होगा, और फ्लूइड रिटेन होने के कारण से फ्लूइड का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, और फ्लूइड का प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के कारण से भी फ्लूइड जो है वहाँ पर बढ़ सकता है। एक ऑटोइम्यून डिसीज कंडीशन है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस एरिथमेटस कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी प्लूरल इफ्यूजन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक रप्चर इसोफेगस जो है उसके कारण से भी हो सकता है, या पल्मोनरी इन्फेक्शन जो है वो कंडीशन हो जाए जिसमें लंग्स जो है उसको ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, उस कंडीशन में हो सकता है। एक ओपन हार्ट सर्जरी जो है या सर्जरी जो है वो करवाए रहे हार्ट की, तो उसके कारण से भी लंग्स जो होती है या प्लूरा जो है वो डैमेज हो जाए, और उस कंडीशन में हो सकता है। या चेस्ट ट्रॉमा जो है, चेस्ट के अंदर कोई ट्रॉमा लग जाता है या चोट लग जाती है, या रिब्स जो इसमें फ्रैक्चर हो जाता है, प्लूरा जो है वो डैमेज हो जाए, और डैमेज होने के कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू हो जाए, और इन्फ्लामेशन के कारण से भी वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। तो ये तो हो जाएंगे प्लूरल इफ्यूजन जो उसके कारण की। अब बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन जो है उसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो प्लूरल इफ्यूजन के अंदर मेनली फ्लूइड जो है उसका कलेक्शन होता है। फ्लूइड जो होता है वो नॉर्मली क्लियर फ्लूइड रहता है, और ये दो तरीके से आता है, एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव। और नॉर्मली
क्या होता है कि ये एक्सुडेटिव के अंदर कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब जो है उसका इन्वेजन हो जाता है और उसके कारण से वहाँ इन्फ्लामेशन होगा। जैसे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा वहाँ पर केमिकल रिलीज होंगे और उस केमिकल के कारण से वेसोडाइलेटेशन होगा। वेसोडाइलेटेशन के कारण से वहाँ की कैपिलरी जो है उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। जिससे कैपिलरी की परमिबिलिटी बढ़ेगी, प्लाज्मा प्रोटीन जो होगा वो लीक होगा, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जो है वहाँ से निकलेगा और उसके कारण से वहाँ ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और ऑन्कोटिक प्रेशर रिड्यूस होने के कारण से फ्लूइड जो होता है वो सीधा कहाँ होगा, वहाँ से शिफ्टेड हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, मतलब कैपिलरी से फ्लूइड जो होता है वाटर वो क्या होगा, बाहर निकले। इसके अलावा ट्रांसुडेटिव होता है। ट्रांसुडेटिव जैसे हार्ट फेलियर या प्रोटीन जो है उसकी कमी होने के कारण से विनस रिटर्न जो है वहाँ प्रॉपर नहीं हो पाता और विनस रिटर्न प्रॉपर नहीं होने के कारण से ऑन्कोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बढ़ जाएगा। जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो वहाँ कम हो जाएगा। मतलब नॉर्मल होता है कि पैटर प्लूरा जितना फ्लूइड सीक्रेट करती है उतना ही वहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाता है और उसके कारण से वहाँ पर 5 से 15 ml की मात्रा जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब उतनी बनी हुई रहती है। यहाँ पर क्या होगा, सिक्रेशन तो हो रहा है फ्लूइड का लेकिन रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण से वहाँ फ्लूइड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा। दोनों ही कंडीशन में वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड जो है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना उसी कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्या साइन एंड सिम्टम या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड जो इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। प्लूरल फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने के कारण से प्लूरल कैविटी जो इसका स्पेस बढ़ जाएगा और ये प्रेशर सीधा गिरता है लंग्स के ऊपर और उसके कारण से क्या होगा कि जैसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करता है लंग्स जो है उसके ऊपर प्रेशर गिरेगा और उसके कारण से वहाँ पर उसको पेन होगा। मतलब यहाँ पर चेस्ट पेन जो होता है एक कॉमन साइन जो है वो दिखाई देता है। चेस्ट पेन के साथ ही उसको ड्राई कफ जो है वो आएंगे। इसके अलावा क्या होगा, कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण से वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जाएगा। लंग्स वॉल्यूम रिड्यूस होने के कारण से उसको ब्रीथिंग के अंदर क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, मतलब रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से डिस्निया की कंडीशन जो है उत्पन्न होती है। इसके अलावा फीवर जो है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण से उसको फीवर जो है वो भी आने की संभावना रहती है। तो ये तो कॉमन साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है या इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर चेस्ट मूवमेंट जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अफेक्टेड साइड जो है वहाँ की जो चेस्ट मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, इसमें रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। सेकंड, परकशन किया जाता है। परकशन करने पर वहाँ पर डल साउंड जो है वो सुनाई देता है। एक ब्रीथ साउंड जो है वो सुने जाते हैं अस्कल्टेशन के द्वारा। तो ब्रीथ साउंड जो है वो भी क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और उसके कारण से ब्रीथ साउंड जो है वो भी प्रॉपर नहीं सुनाई देते, मतलब कम सुनाई देते हैं। तो इसके अलावा एक प्लूरल फ्रिक्शन रब जो है वो साउंड भी इसमें सुनाई देता है, मतलब रब या स्केचिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है। और ये साउंड सुनाई देता है प्लूरा जो इसके मूवमेंट के दौरान या उनमें फ्रिक्शन जो है वो होने के कारण से सुनाई देता है। तो ये तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के अंदर प्लूरल स्पेस जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब लंग्स जो है इसका लोअर पोर्शन, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, ग्रेविटी के कारण से फ्लूइड जो होता है वो लंग्स के लोअर पोर्शन में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ इकट्ठा होने के कारण से जब चेस्ट एक्सरे लिया जाता है तो लंग्स के लोअर पोर्शन के अंदर फ्लूइड जो होता है वो दिखाई देता है। थर्ड, सीटी स्कैन जो है वो किए जाते हैं। सीटी स्कैन के द्वारा भी इसको डायग्नोस किया जाता है। फोर्थ, थोरासिंथेसिस किया जाता है। थोरासिंथेसिस के अंदर क्या होता है, एक नीडल की सहायता से प्लूरल कैविटी जो है वहाँ से फ्लूइड जो उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है और एस्पिरेट करने के बाद उस फ्लूइड जो है उसका लेबोरेटरी के अंदर एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब एक तरह से प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस किया जाता है और उसके अंदर प्रोटीन जो है उसको देखा जाता है, LDH जो होता है उसको देखा जाता है। इसके अलावा एल्बुमिन और ग्लूकोज जो है उसको जाँच की जाती है। नॉर्मली प्रोटीन जो होता है 1.5 से ज़्यादा मिलता है, एल्बुमिन भी ज़्यादा मिलता है, इसके बाद ग्लूकोज जो है उसकी मात्रा भी वहाँ पर ज़्यादा मिल सकती है। तो ये तो हो जाएंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें एक तो एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। इसमें एंटीबायोटिक जो दी जाती है, ये एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया जो है उसको किल करने का काम करती है, मतलब इन्फेक्शन से ट्रीट करने का काम करती है। सेकंड जो काम में ली जाती है वो है डायूरेटिक काम में ली जाते हैं। डायूरेटिक जो होती है वो क्या करती है कि एक्स्ट्रा वाटर जो होता है बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालने का काम करती है, मतलब यूरिन के द्वारा एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देती है, जिसके कारण से पानी की कमी हो जाएगी और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है प्लूरा के अंदर वो बढ़ जाएगा और फ्लूइड जो है वो उसका कमी हो जाएगी। तो एक तो ये काम में ले जाते हैं। थर्ड जो है वो NSAID ड्रग जो है वो काम में ली जाती है। NSAID ड्रग जो होती है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जैसे इंडोमेथासिन, पैरासीटामोल, ये फीवर जो है उसको कम करने
करने के लिए, पेन जो है उसको कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। फोर्थ वन, इंटरकोस्टल ड्रेनेज किया जाता है। इंटरकोस्टल ड्रेनेज मतलब थोरासिंथेसिस किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, एक नीडल या ट्यूब की सहायता से प्लूरल स्पेस जो है वहाँ से फ्लूइड जो है उसको बाहर निकाला जाता है, मतलब रिमूव किया जाता है। फिफ्थ वन जो होता है वो ट्यूब थोरेकोस्टोमी की जाती है। इसमें क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल छेद बना दिया जाता है और वहाँ से ट्यूब कनेक्ट की जाती है और उस ट्यूब के द्वारा प्लूरल फ्लूइड जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है। ट्यूब थोरेकोस्टोमी जो है वो जब ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में इसको काम में लिया जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में एक तो थोरेकोटोमी की जाती है। थोरेकोटोमी के अंदर क्या करते हैं, चेस्ट के ऊपर एक इंसिजन लगाया जाता है और इंसिजन के माध्यम से जो फ्लूइड जो है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, मतलब बाहर निकल दिया जाता है। एक प्लूरोडेसिस की जाती है। प्लूरोडेसिस के अंदर क्या होता है कि इरिटेटिंग सब्सटेंस जो होता है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है प्लूरा के अंदर और वहाँ पर जाने के बाद ये सब्सटेंस जो होता है वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है और उसके कारण से वहाँ पर एक तरह से स्क्लेरोसिस का काम करता है, मतलब स्क्लेरोसिस प्रोड्यूस करता है और स्क्लेरोसिस के कारण लेयर जो होती है वो आपस में टाइटली बाइंड हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर हीलिंग हो जाती है। सेकंड, प्लूरोडेसिस की जाती है। प्लूरोडेसिस के अंदर क्या होता है कि इरिटेटिंग सब्सटेंस जो होता है उसको प्लूरल स्पेस जो होता है वहाँ पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ये सब्सटेंस जो होता है वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। उस इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ पर क्या होता है कि चेस्ट वाल और प्लूरा जो होती है वो आपस में अटैच या टाइटली चिपक जाती है और चिपकने के बाद वहाँ पर स्पेस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और फिर धीरे धीरे वहाँ पर हीलिंग होना प्रारंभ हो जाती है। तो एक तो ये काम में ले जाता है। तीसरा, प्लूरल डिकॉर्टिकेशन काम में ले जाता है। प्लूरल डिकॉर्टिकेशन के अंदर क्या करते हैं कि एक कट लगाया जाता है, मतलब सर्जरी की जाती है और उस कट के माध्यम से जो इन्फ्लेम टिश्यू होता है या अनहेल्दी टिश्यू जो होता है प्लूरा का, वो पार्ट जो इन्फ्लेम हो गया है या अनहेल्दी है उस पार्ट को ही काट करके निकाल दिया जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, या क्या नर्सिंग केयर जो इसको प्रोवाइड करनी है। तो प्लूरल इन्फ्यूजन के अंदर पेशेंट जो है इसको एक तो एडिक्वेट रेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना है, मतलब पर्याप्त आराम देना है। सेकंड, पेशेंट जो उसके वाइटल साइन जो इसको मॉनिटर करना है और रिकॉर्ड करना है। थर्ड, पेशेंट जो उसके ब्रीथ साउंड जो उसको असेस करना है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन रेट, उसकी डेप्थ जो है या ब्रीथिंग पैटर्न जो उसको भी असेस करना है। पेशेंट जो है उसके हेड जो है उसको एलिवेट रखना है। एक पेशेंट जो है उसको सेमी फाइलर पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करानी है ताकि उसके ब्रीथिंग के अंदर उसको डिफिकल्टी नहीं हो। पेशेंट जो है उसको एनकरेज करना है कि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो करता रहे। एक पेशेंट जो है उसको रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना है, मतलब क्लीन और ओपन एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना है। एक पेशेंट जो यदि डिस्पनिया हो रहा है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है या ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट कम हो रही है तो उसको ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर करना है। पेशेंट जो उसके पोस्चर जो उसको मेंटेन करने के लिए कहना है कि गुड पोस्चर उसको मेंटेन करे ताकि उसको ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी जो है वो नहीं हो। ये पेशेंट जो है उसकी पोजीशन जो उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना है ताकि वहाँ पर फ्लूइड जो उसका स्टेसिस नहीं हो और वहाँ पर प्लूरल फ्यूजन जो है वो कम हो। तो ये तो हो जाएगा प्लूरल फ्यूजन जो है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये हो जाएगा प्लूरल फ्यूजन जो होता है वो। रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी डिसीज़ कंडीशन जो है उसका कॉमन नर्सिंग केयर प्लान जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।